वेलकम बैक। सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ट्यूटोरियल नंबर 34 में हम बात करने वाले हैं फॉर लूप के हवाले से। हम ये देखेंगे कि सी लैंग्वेज में फॉर लूप को किस तरह से इंप्लीमेंट करते हैं, इसका सिंटैक्स क्या है और हम किस वक्त इसे यूज़ करते हैं। और ये भी हम कंपैरिजन में देखेंगे कि जब हमारे पास वाइल लूप और डू वाइल लूप मौजूद हैं तो हमें फॉर लूप की क्या ज़रूरत है। तो सबसे पहले हम टाइम ज़ाया किए बगैर स्क्रीन की तरफ आते हैं वापस, और हमारे सामने इस वक्त सिंटैक्स मौजूद है फॉर लूप का, जिसमें सबसे पहले कीवर्ड है फॉर, जस्ट लाइक इफ, एल्स कीवर्ड था, वाइल कीवर्ड था, डू कीवर्ड था, ये सारे कीवर्ड्स हैं। तो जब भी हमने फॉर लूप लिखना होगा, यूज़ करना होगा, तो हम उसके लिए सबसे पहले फॉर लिखेंगे। अगेन आपको यहाँ पे मैं बताता चलूँ, ये क्योंकि हेडिंग है फॉर लूप की, इसलिए यहाँ पे एफ बड़ा लिखा हुआ है। अदरवाइज यू हैव टू यूज़ स्मॉल लेटर्स, वरना ये सिंटैक्स एरर देगा, क्योंकि सी एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। इस बारे में हम डिटेल में बात कर चुके हैं। तो हम सबसे पहले कीवर्ड लिखेंगे फॉर इन स्मॉल अल्फ़ाबेट्स, उसके बाद ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे जस्ट लाइक एनी अदर लूप, लाइक वाइल लूप या डू वाइल लूप पे जैसे हमने यूज़ की थी। और ब्रैकेट में आपको पता है हम आर्गूमेंट्स पास करते हैं, जिन्हें हम पैरामीटर्स भी बोलते हैं। फॉर लूप में 3 पैरामीटर्स हैं हमारे पास, इन पे हम वन बाय वन इनकी बात करते हैं। इसके अलावा हमारे पास यहाँ पे ये फॉर लूप के हेडर के बाद अगेन कर्ली ब्रेसेस हैं, जस्ट लाइक वाइल, डू वाइल लूप या इफ एल्स में जिस तरह हम कर्ली ब्रेसेस यूज़ करते हैं टू मेंशन दी कोड ब्लॉक, जिससे हमें पता चले कि ये जो है ये फॉर लूप का हिस्सा है। तो स्टार्टिंग कर्ली ब्रैकेट से लेकर क्लोजिंग कर्ली ब्रैकेट तक, इसके दरम्यान में हम जितना भी कोड लिखेंगे वो फॉर लूप का कोड ब्लॉक कहलाएगा, या वो फॉर लूप की स्टेटमेंट्स कहलाएंगी, राइट। तो इसके अंदर जितनी भी स्टेटमेंट्स हम लिखेंगे, एक या एक से ज़ायद, तो वो उतनी दफ़ा रिपीट होंगी जितनी दफ़ा फॉर लूप चलेगा। तो ये इसका एक सिंपल सा सिंटैक्स है। अभी हम आ जाते हैं फॉर लूप के हेडर की तरफ, जिसमें आर्गूमेंट्स में आप देख रहे हैं यहाँ पे 3 पैरामीटर्स पास किए गए हैं और इनको डिफ्रेंशिएट किया गया है, अलग अलग किया गया है यूजिंग कोमास। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं फर्स्ट पैरामीटर की। तो ब्रैकेट स्टार्ट होने के बाद पहला पैरामीटर है इनिशियल वैल्यू। आपको याद होगा कि वाइल लूप में हमने एक लूप कंट्रोल वेरिएबल यूज़ किया था और उसको इनिशियलाइज़ किया था। तो यहाँ पे फॉर लूप में हम ये करते हैं कि यहीं पे इसको इनिशियलाइज़ कर लेते हैं। इसी तरह से इसकी कंडीशन यहाँ पे सेकंड पैरामीटर में आ जाती है। और तीसरा, अगर आपको याद हो कि वाइल लूप और डू वाइल लूप दोनों में हमने इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट, यानी कि नेक्स्ट आइट्रेशन पे जाने के लिए लूप कंट्रोल की वेरिएबल में इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट हम करते हैं। तो उसके लिए हमने जब भी वो लूप ख़त्म होता है तो उससे पहले हम उसको इंक्रीमेंट करते हैं। यहाँ पे फॉर लूप की ख़ास बात ये है कि आपने जो लूप कंट्रोल वेरिएबल को इनिशियलाइज़ करना है वो भी यहाँ पे होगा फर्स्ट पैरामीटर की जगह पे। फिर आप कोमा लिखेंगे, फिर जो कंडीशन लगानी है वो भी इसी हेडर में लगेगी, फिर आप कोमा यूज़ करेंगे, फिर जो आपने इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट करना है वो भी आप इसी हेडर में यूज़ करेंगे। तो ये तीनों चीज़ें एक ही जगह पे फॉर लूप में इस्तेमाल हो रही होती हैं। दूसरी बात, हम एक तो मूव करते हैं यहाँ से विजुअल स्टूडियो कोड की तरफ, और विजुअल स्टूडियो कोड पे मूव करते हुए साथ साथ मैं आपको ये बताता चलूँ कि सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है कि हमें किस वक्त पता चलेगा कि अब हमें फॉर लूप यूज़ करना है, फॉर लूप हमारे लिए ज़्यादा सूटेबल है। इसके लिए आपने याद रखना है कि कोई भी ऐसा केस जिसमें एक स्पेसिफिक नंबर ऑफ आइट्रेशन चलानी हो, लाइक कोई लूप है वो 15 दफ़ा चलाना है, 25 दफ़ा चलाना है, 50 दफ़ा चलाना है, एक स्पेसिफिक नंबर है। तो फॉर एग्जांपल अगर आपको कंफर्म है कि ये 8 टाइम्स चलने हैं, तो उसके लिए फिर हम ज़्यादातर फॉर लूप यूज़ करते हैं। और ऐसी कंडीशंस या ऐसी प्रॉब्लम्स जिसमें हमने किसी ऐसा सिनेरियो यूज़ करना हो कि किसी कंडीशन बेस पे उसको चलाना हो कि जब तक वो कंडीशन ट्रू रहे तब तक लूप चलता रहे, और हमें इन एडवांस ना पता हो कि वो कंडीशन कब तक ट्रू रहेगी। ऐसा ज़्यादा अक्सर का तब होता है जब हम यूज़र से वैल्यू ले रहे होते हैं, या जिस वैल्यू को हम लूप कंट्रोल वेरिएबल में टेस्ट कर रहे होते हैं उसकी हमें कंफर्मेशन नहीं होती। मोस्टली ऐसा होता है। तो उस वक्त फिर हम वाइल लूप या डू वाइल लूप की तरफ जाते हैं, और उन दोनों में से कौन सा सिलेक्ट करना है ये हम प्रीवियस ट्यूटोरियल में डू वाइल वाले सेगमेंट में डिटेल में बात कर चुके हैं। अगर आपने वो नहीं सुना तो उसको ज़रूर सुनो, उसमें बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। तो टाइम ज़ाया किए बगैर हम वापस आ रहे हैं अपने कोड की तरफ। अच्छा, अब इस कोड में ये ऊपर सारा हमने वाइल लूप और डू वाइल लूप लिखा हुआ है। तो यहाँ पे मैं अगर आपको एक दो दोबारा बताता चलूँ, तो हमने ऊपर बात की थी कि हम लूप कंट्रोल वेरिएबल बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसकी हम इनिशियल वैल्यू देते हैं, उसकी बेस पे कोई कंडीशन चलाते हैं और इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करते हैं। यहाँ पे आपने देखा वाइल लूप में ये इनिशियलाइजेशन हुई है, ये आगे आपकी कंडीशन, और यहाँ पे इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट हो रहा है, यानी लूप से पहले वेरिएबल इनिशियलाइज हो चुका था, फिर कंडीशन लगी वाइल लूप के हेडर में, और लूप की बॉडी के आखिर में हमने उसको इंक्रीमेंट दिया। अब हम आ जाते हैं, इसको आपने इस तरतीब को जहन में रखना है। अब हम देखते हैं कि फॉर लूप में यही काम किस तरह से होता है। तो फॉर लूप में हम यहाँ पे इसको कमेंट्स में लिख देते हैं फॉर लूप, और सिंटेक्स के अकॉर्डिंगली अब हम इसको इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं।
तो इसको इम्प्लीमेंट करते हुए हमने ख़ास तौर पे इस चीज़ का ख्याल रखना है कि वो जो ऊपर 3 पैरामीटर्स डिस्कस किए हैं वो किस तरह से चलेंगे। थोड़ा सा इसको कॉम्प्लेक्सिटी से बचाने के लिए मैं ये ऊपर वाइल लूप और डू वाइल लूप का जितना कोड है मैं इस सारे को कमेंट कर रहा हूँ, कंट्रोल प्लस फॉरवर्ड स्लैश। तो ये हो गया सारा कमेंट। अब हम आ रहे हैं वापस, तो फॉर लूप के नीचे यहाँ पे अब हम एक फॉर लूप चलाते हैं। अच्छा, यहाँ पे मुझे बाहर जो वेरिएबल है उसको इनिशियलाइज करवाने की ज़रूरत नहीं है। मैं यहाँ पे सिंपली फॉर लूप यूज़ करूँगा। फॉर मैं यहाँ पे लिखूँगा, अब मैंने वेरिएबल फर्स्ट पैरामीटर की जगह वेरिएबल इनिशियलाइज करवाना है। डिक्लेयर हम बाहर भी करवा सकते हैं, इधर भी करवा सकते हैं। तो मैं यहीं पे डिक्लेयर भी करवा रहा हूँ, इनिशियलाइज भी करवा रहा हूँ। तो मैं कहता हूँ इंट आई इज़ इक्वल टू 1। ये हमेशा हम आई क्यों लेते हैं ये तो खैर मुझे भी नहीं पता, बहरहाल ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। आप इसकी जगह VAR भी लिख सकते हैं, कुछ भी आप वेरिएबल नेम लिख सकते हैं, कोई मसला नहीं है इसमें। तो इसकी हमने वेरिएबल की वैल्यू दे दी 1, और इसी तरह से आगे चल के ये हो गया हमारा, देखें फर्स्ट पैरामीटर जिसमें हमने वेरिएबल को डिक्लेयर किया और इनिशियलाइज किया इस लूप कंट्रोल वेरिएबल को। सॉरी, मैंने यहाँ पे गलती किया, सेमीकोलन नहीं यूज़ करना, सेकंड पैरामीटर से पहले मुझे कोमा यूज़ करना है। मैं थोड़ा सा स्पेस दे देता हूँ ताकि आप इसको अलग अलग समझ लें। अब मैं यहाँ पे सेकंड पैरामीटर यानी कि सेकंड आर्गूमेंट लिखूंगा। तो सेकंड आर्गूमेंट में हमने क्या बात की थी कि हम कंडीशन लिखेंगे। तो अब मैं यहाँ पे कंडीशन लिखूंगा, मैं लिखूंगा कि आपने ये लूप उस वक्त तक चलाना है जब तक वेरिएबल की वैल्यू लेस देन और इक्वल टू 10 रहे, राइट। फिर मैं यहाँ पे कोमा यूज़ करूँगा। अच्छा, ये स्पेस कंपलसरी नहीं है, सिर्फ आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं थोड़ा स्पेस दे के कोमा लिख रहा हूँ। फिर मैं यहाँ पे कोमा यूज़ करूँगा। यहाँ पे मैंने क्या गलती की है, वेरिएबल इज़ लेस देन और इक्वल टू 10। चलें देखते हैं इसको भी। कोमा के बाद अब ये 2 आर्गूमेंट हो गए। आर्गूमेंट 1 जिसमें हमने वेरिएबल को डिक्लेयर और इनिशियलाइज किया, फिर कोमा लिखा, फिर सेकंड आर्गूमेंट जिसमें कंडीशन लगाई हमने कि तब तक चले जब तक वेरिएबल की वैल्यू 10 रहे। अब ये 1 से 10 की तरफ कैसे जाएगा, जब वेरिएबल की वैल्यू इंक्रीज होगी ना, 1 से 2 होगी, 3 होगी, तो उसके लिए हमने इंक्रीमेंट लगाना है। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा वेरिएबल प्लस प्लस, राइट। ये मैंने लिख दिया, इतनी ज़्यादा स्पेस देने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद मैं यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट्स लिखूंगा ताकि मुझे पता चले कि अब इन कर्ली ब्रैकेट्स में मैं जो भी लिखूंगा वो फॉर लूप की बॉडी में ही आएगा। आगे चलते हैं। तो आगे चल के मैं ज़रा यहाँ पे पहले ये देख लूँ कि एरर्स क्यों आ रहे हैं, इसकी हम बाद में बात करते हैं। तो पहले मैं यहाँ पे प्रिंट एफ लिखता हूँ। प्रिंट एफ में मैं लिखता हूँ फॉर लूप। अभी हम इसको चेंज करेंगे, ठीक है। यहाँ पे मैं \n यूज़ कर रहा हूँ और यहाँ पे सेमीकोलन, एक स्टेटमेंट हम सिर्फ लिख रहे हैं। तो अभी मैं ज़रा ये देखना चाह रहा हूँ कि ये जो 2 प्रॉब्लम्स लिखी आ रही हैं ये क्या है। एक्सपेक्टेड सही सेमीकोलन, लाइन नंबर 24 में ये सेमीकोलन एक्सपेक्ट कर रहा है। तो यहाँ पे हमें देखना है कि हमने कहाँ पे गलती की है। अगर मैं इसको स्पेस ख़त्म करूँ तो उससे मसला हल नहीं हो रहा। एक्सपेक्ट एन एक्सप्रेशन वेरिएबल प्लस प्लस, राइट। तो अभी हमें पहले तो सबसे पहले हम इसको रन करके देखते हैं। मैं इसको एग्जीक्यूट करूँगा, तो एग्जीक्यूट करने के बाद हमारे पास कुछ एरर आ रहे हैं। सबसे पहले तो हम इनकी स्पेसिस ख़त्म करते हैं। अब मैं इसको सेव करता हूँ। लेस देन और इक्वल टू का साइन मैंने बिल्कुल ठीक यूज़ किया है। तो फाइनली एरर हमने फाइंड आउट कर लिया है। एरर यहाँ पे यह आ रहा है कि फर्स्ट एक्सप्रेशन के बाद हमने सेमीकोलन लिखना है, फिर सेकंड एक्सप्रेशन के बाद फिर सेमीकोलन लिखना है। तो इनको अलग अलग करने के लिए यहाँ पे कोमा यूज़ नहीं होगा, सेमीकोलन यूज़ होगा। तो आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, पहले हमने यहाँ पे एक छोटी सी गलती की है, हमने इन दोनों जगहों पे कोमा लिखा है। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ और बताता चलूँ कि ये जो हम आगे बात कर रहे थे सिंटेक्स की, तो इसमें भी आपने इस चीज़ का ख्याल करना है। दोबारा देखें, इनिशियल वैल्यू की जगह पे हमारी ये आ गई इंट आई इज इक्वल टू 1, यानी हमने वेरिएबल को डिक्लेयर भी कर दिया, इनिशियलाइज भी कर दिया। उसके बाद सेमीकोलन आएगा, तो इसको आपने ठीक कर लेना। पहले यहाँ पे कोमा लिखा हुआ था, यहाँ पे सेमीकोलन आएगा, राइट। फर्स्ट आर्गूमेंट। सेकंड आर्गूमेंट में क्या लिखा हुआ है, कंडीशन। सेकंड आर्गूमेंट में कंडीशन लिखा, तो हमने सेकंड आर्गूमेंट में देखें क्या लिखा है, आई इज लेस देन 10 विच इज़ कंडीशन। अच्छा, उसके बाद फिर देखें, उसके बाद हमारे पास आएगा सेमीकोलन, ताकि पता चल जाए कि सेकंड आर्गूमेंट क्लोज हो गया। तो हमने क्या किया, सेकंड आर्गूमेंट क्लोज कर दिया सेमीकोलन के बाद, और आई प्लस प्लस से उसको इंक्रीमेंट कर दिया। तो यूँ ये 3 जो हमारे आर्गूमेंट्स हैं ये आएंगे। ये जो मैंने गलती की है कोमा वाली, ये आपने नहीं करनी, मैं ये बार बार आपको बता रहा हूँ। तो अब हम इसको सेव करते हैं। ये दोनों सिंटेक्स एरर हमारे दूर हो गए। इसको मैं एग्जीक्यूट करता हूँ।
अब ये देखें ये 10 टाइम्स उसने फॉर लूप की ये वाली स्टेटमेंट प्रिंट कर दी है। तो यहाँ पे समझने की बात क्या है कि ऊपर ये जो हम वाइल लूप और डू वाइल लूप में हम कर रहे थे कि पहले बाहर इनिशियलाइज होता था वेरिएबल, फिर उसमें कंडीशन लगती थी हेडर में, और वेरिएबल लूप के आखिर में उसको इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करते थे। तो ये तीनों काम फॉर लूप में एक ही लाइन में यानी कि उसके हेडर में हो जाते हैं। तो ऐसी सूरत जिसमें हमें कंफर्म हो कि इतने नंबर ऑफ़ टाइम्स ये चीज़ चलनी है, उसमें हम ज़्यादातर फॉर लूप यूज़ करते हैं। अब यहाँ पे हम इसको थोड़ा सा एक आध चीज़ और समझ लें। हम यहाँ पे बार बार बात कर रहे हैं कि इनिशियल वैल्यू देंगे, कंडीशन होगी बेस्ड ऑन दैट पर्टिकुलर वेरिएबल, और इंक्रीमेंट हो सकता है या डिक्रीमेंट हो सकता है। सवाल ही पैदा होता है डिक्रीमेंट कैसे हो सकता है। तो उससे पहले अगर मैं आपसे ये पूछूं कि यहाँ पे हमने इंक्रीमेंट क्यों लगाया, उसकी रीज़न ये थी कि हम ये लूप 10 टाइम्स चलाना चाह रहे थे, तो हमने स्टार्ट किया 1 से। तो 1 से लेकर 10 तक चलाने के लिए आई की वैल्यू फर्स्ट टाइम 1 थी, तो हमें इसको 1 से 2 की तरफ ले जाना है, 3 की तरफ ले जाना है, उसके लिए इंक्रीमेंट करना पड़ेगा। तो फॉर एग्जांपल अगर हम इसको रिवर्स ऑर्डर में चलाएं, लाइक 10 से 1 की तरफ चलाएं, तो उसमें क्या होगा, इनिशियल वैल्यू हो जाएगी 10 से हमने चलाना है 1 की तरफ, तो यहाँ पे आपकी कंडीशन थोड़ी सी चेंज हो जाएगी। हम यहाँ पे लिख देंगे आई इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, यानी हम चाह रहे हैं आई की वैल्यू 10 हो, फिर 9 हो, फिर 8 हो, फिर 7 हो, और चलते चलते 1 तक आए। अच्छा, अब 10 से आई की फर्स्ट वैल्यू 10 है, तो 10 से अगली आइट्रेशन पे हम चाह रहे हैं आई की वैल्यू 9 हो जाए। उसके लिए क्या करेंगे, एक का डिक्रीमेंट करेंगे, तो आई प्लस प्लस की जगह पे यहाँ पे आ जाएगा आई माइनस माइनस। तो यूँ अब ये रिवर्स ऑर्डर में चलेगा। पहली दफ़ा आई की वैल्यू फर्स्ट आइट्रेशन पे आई की वैल्यू 10 होगी, फिर ये माइनस कर देगा, तो सेकंड पे आई की वैल्यू 9 हो जाएगी, थर्ड पे 8 हो जाएगी, और चलते चलते 1 तक आ जाएगा, और यूँ ये 10 दफ़ा ये लूप चलेगा। तो मैं इसको सेव करके आपको दिखाता हूँ, दोबारा से चलाता हूँ। ये देखें ये 10 टाइम्स आपका फॉर लूप वाली स्टेटमेंट उसने प्रिंट करवा दी। तो यूँ हम क्या कर सकते हैं, सेम इसी तरह वाइल लूप और डू वाइल लूप में भी कर सकते हैं। अगर हम स्टार्टिंग फ्रॉम स्मॉलर वैल्यूज अप टू ग्रेटर वैल्यू जाएं, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, उसके लिए हम सिंपली जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, हम इंक्रीमेंट ऑपरेटर यूज़ करेंगे। लेकिन अगर हमने फॉर एग्जांपल जाना हो किसी स्मॉलर वैल्यू से, सॉरी किसी ग्रेटर वैल्यू से स्मॉलर वैल्यू की तरफ, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए फिर हम डिक्रीमेंट यूज़ करेंगे। तो ये आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि हम इंक्रीमेंट भी कर सकते हैं, डिक्रीमेंट भी कर सकते हैं, किसी भी तरह के लूप में ये चीज़ यूज़ हो सकती है। तो एक तो ये चीज़ हमने इंपॉर्टेंट समझ ली। फॉर लूप को थोड़ा सा हम डिटेल में आगे, ये वीडियो थोड़ी सी लेंथी हो जाएगी, फॉर लूप को हम थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे, इसमें कुछ वेरिएशंस करके देखेंगे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल होता है। अब ये देखें, अब मैं यहाँ पे इसको थोड़ा सा चेंज करना चाह रहा हूँ, तो मैं ये चाह रहा हूँ कि यहाँ पे ये आ जाए फॉर लूप, और फॉर लूप की जगह पे अगर फॉर लूप की बजाय अगर मैं यहाँ पे आपको ये बताना चाहूँ आइट्रेशन के हवाले से, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ आइट्रेशन, और आइट्रेशन में मैं यहाँ पे अगर यूज़ कर लूँ परसेंटेज आई, और परसेंटेज आई के बाद ये बैकस्लैश एन तो नेक्स्ट लाइन पे ले जाएगा। यहाँ पे मैं यूज़ कर रहा हूँ फॉर्मेट स्पेसिफाइड, ये परसेंटेज आई की जगह पे मैं कौन सी वैल्यू प्रिंट करवाना चाह रहा हूँ, आई की वैल्यू प्रिंट करवाना चाह रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे आई लिख के इसको सेव कर देता हूँ। अब ये मैं ये चाह रहा हूँ कि बेसिकली ये जितनी दफ़ा लूप चले तो जिस आइट्रेशन पे आई की जो वैल्यू हो ये मुझे साथ में वो भी प्रिंट करे। मैं इसको सेव कर रहा हूँ। सेव करने के बाद मैं इसको यहाँ से रन करूँगा तो ये देखिएगा ये आ गया, आइट्रेशन 10, आइट्रेशन 9, आइट्रेशन 8, 7, 5, 4, 3, 2, 1। इससे क्या पता चल रहा है, ये बता रहा है कि पहली दफ़ा जब लूप चला तो आई की वैल्यू थी 10, दूसरी दफ़ा जब लूप चला फिर उसकी वैल्यू होगी 9, फिर थर्ड टाइम 8, तो ये चलते चलते 1 तक आ गई। और अगर जैसे हमने इसको पहले किया था, आई को 1 से स्टार्ट करके और इसको हम लेकर जाएं लेस देन और इक्वल टू 10 तक, यानी कि छोटी वैल्यू से बड़ी वैल्यू की तरफ, और यहाँ पे हम डिक्रीमेंट की बजाय इंक्रीमेंट ऑपरेटर यूज़ करें जैसे कि हमने पहले किया था। अब मैं इसको सेव करके, अब मैं अगर इसको एग्जीक्यूट करूँगा तो आप ये देखेंगे क्या गलती की है मैंने, क्या गलती की है, सॉरी यहाँ पे ये सिंबल रह गया। सेव करते हैं इसको, हाँ अब नहीं है। अब मैं इसको एग्जीक्यूट करूँ, अब ये देखें आइट्रेशन 1, 2, 3, 4, 5, क्यों, क्योंकि आई की वैल्यू 1 से स्टार्ट हो रही है और हर दफ़ा उसमें एक का इंक्रीमेंट हो रहा है, तो 2, 3, 4, 5 और 10 तक जा रही है। 10 इसकी सॉरी जो कंडीशन लगी है, ये कंडीशन कब तक ट्रू रहेगी, जब तक आई की वैल्यू 10 रहे, 10 या उससे स्मॉलर रहेगी। जैसे ही आई की वैल्यू 11 होगी तो ये कंडीशन जब फॉल्स हो जाएगी, जैसे ही कंडीशन फॉल्स होगी तो ये इस लूप से बाहर आ जाएगा और आगे कोई स्टेटमेंट्स नहीं है एग्जीक्यूट करवाने के लिए। तो ये मैंने आपको फॉर लूप इंक्रीमेंट पर्सपेक्टिव से भी बता दिया और डिक्रीमेंट पर्सपेक्टिव से भी बता दिया, ताकि आप इसको डिटेल में इन चीज़ों को समझ लें। तो आज के सेशन में हमने
फोर लूप को इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट परस्पेक्टिव के साथ समझने के साथ साथ हमने आइट्रेशंस को देखा, आइट्रेशंस की वैल्यूज़ कैसे चेंज होती हैं। उसके अलावा हमने ये भी देखा कि फोर लूप, वाइल लूप और डू वाइल लूप में एक कंपैरिजन करके देखा कि किस वक्त हमने फोर लूप यूज़ करना है और किस तरह की प्रॉब्लम आएगी तो हमने वाइल लूप या डू वाइल लूप की तरफ जाना है। इन चीज़ों को बहुत अच्छी तरह से समझें क्योंकि लूप्स बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं प्रोग्रामिंग में, और किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आगे चल के जब आप कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखेंगे तो उसमें लूप का ये जो कॉन्सेप्ट है, आइट्रेशंस का जो कॉन्सेप्ट है, लूप कंट्रोल वेरिएबल का जो कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट चेंज नहीं होगा। इस ट्यूटोरियल में जो कोड यूज़ हुआ है इसका गिटहब लिंक आपको इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और ये जो ट्यूटोरियल है ये जिस सीरीज़ का हिस्सा है सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की, उसका लिंक आपको इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और इस वीडियो के आखिर में मिल जाएगा। मिलते हैं अगले ट्यूटोरियल में।